Saisar classes. Join Saisar classes and fulfill your dream. वेलकम टू साइसार क्लासेस। मेरे प्यारे दोस्तों, रोटेशनल डायनामिक्स इस चैप्टर के दूसरे सेगमेंट की सेकंड हाफ की आज मैं बात करने वाला हूं। आज का लेक्चर आपको दो बार सुनना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, पहले हाफ में मैंने क्या बोला उसके बहुत लेक्चर पढ़े हुए, मैं रिपीट नहीं करूंगा। 2 मिनट में याद दिला देता हूं। हमने देखा था सर्कुलर मोशन। क्या देखा था? सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन को देखते देखते हाफ सेगमेंट मैंने कर लिया। अब मेरा भी बहुत फेवरेट, बहुत इजी, बहुत इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक की आज शुरुआत कर रहा हूं जिसका नाम है रोटेशनल मोशन। क्या है? रोटेशनल मोशन। मेरे प्यारे दोस्तों, वैसे तो हम लोग दो मोशन को कंपेयर करेंगे, लीनियर मोशन, रोटेशनल मोशन। इनको देखेंगे फर्क इनमें क्या आता है। लीनियर मोशन, अगर आपको रोटेशनल मोशन सीखना है, इफ यू वांट टू लर्न रोटेशनल मोशन, मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात आपको पता होनी चाहिए जिसका नाम है एमआई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोला मैंने? एमआई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और आज के लेक्चर में हम लोग इसी टॉपिक की बात करेंगे और सिर्फ टॉपिक को नहीं समझेंगे, उसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स, कुछ न्यूमेरिकल्स भी लेंगे ताकि आपके लिए ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला कॉन्सेप्ट बहुत इजी हो जाए, बहुत सिंपल हो जाए। तो शुरुआत करता हूं रोटेशनल मोशन के बारे में। वैसे तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमें 3 बातें करनी है जिसमें से एक बात हमें पता है। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हमें क्या सीखना होगा? एलएम, लीनियर मोशन। बट वो तो हम सबको पता है, लीनियर मोशन में पता है क्या होता है एग्जैक्टली। लीनियर मोशन स्ट्रेट लाइन पे अगर चला जाए तो उसको लीनियर मोशन होते हैं। एक एग्जांपल भी देना चाहूंगा। मान लो एक रास्ता उस पे एक बॉक्स में मूव कर रहा हूं, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक। ये क्या है? लीनियर मोशन है। क्या है? लीनियर मोशन। दूसरा जो हम लोग बात करने वाले हैं जिसका नाम है रोटेशनल, जो हमारे चैप्टर का भी नाम है रोटेशनल मोशन, उसके बारे में आज बात करेंगे, पूरे चैप्टर में बात करेंगे। और एट द एंड जैसे मैं आपको बता देता हूं, मान लो कि एक रॉड है। क्या है? रॉड का बहुत पीएचडी करना है हमें, रॉड के अंदर बहुत घुसना है, रॉड का बहुत सारा रोटेशन करना है, पूरे चैप्टर में याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों। इस रॉड को अगर मैंने यहां पे रॉड को मैंने इस तरह घुमा दिया, ये रॉड और ऐसे घूम रहा है, ये क्या है? रोटेशनल मोशन। क्या है? रोटेशनल मोशन। तो इस तरीके से हम लोग बात करेंगे रोटेशनल मोशन की। और तीसरे मोशन की बात करेंगे जो लीनियर भी है, और लीनियर का और एक नाम है, उसको ट्रांसलेशनल मोशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेट होती है ना बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पे, तो इसको ट्रांसलेशनल मोशन भी कहेंगे। तो ये लीनियर मोशन को ही ट्रांसलेशनल मोशन कहा। रोटेशनल मोशन का एग्जांपल मैंने दे दिया। ये एग्जांपल रोटेशनल मोशन का है। जैसे हैंड्स ऑफ अ क्लॉक होते हैं, वो भी रोटेशनल मोशन है। इस तरीके से ये अगर रॉड घूमा तो ये क्या है? रोटेशनल मोशन है। क्या है? रोटेशनल मोशन। एंड पॉइंट से रॉड घूमा, फिर से एक बार एंड पॉइंट से रॉड घूमा, रोटेशनल मोशन। तीसरा एग्जांपल जो है जिसमें दोनों बातें होती है, ट्रांसलेशनल मोशन भी होता है, रोटेशनल मोशन भी होता है। याद दिलाना चाहूंगा, व्हील जो होता है, अपने गाड़ी का पहिया जो होता है, वो व्हील जो होता है वो दोनों चीजें करता है। एक जगह से दूसरी जगह भी चला जाता है और खुद को रोटेट भी करता है। फिर से एक बार क्या बोला मैंने? वो लीनियर मोशन भी परफॉर्म करता है, वो रोटेशनल मोशन भी परफॉर्म करता है। इसीलिए उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रोलिंग मोशन। क्या कहते हैं? रोलिंग मोशन। कंबाइंड मोशन भी कहेंगे, रोलिंग मोशन भी कहेंगे, जिसमें दोनों बातें होती है। रोलिंग मोशन में दोनों बातें होती है, वो R+T करता है, यानी R यानी रोटेशनल वाला है, रोटेशनल भी करता है और ट्रांसलेशनल मोशन भी करता है। तो इसी के बारे में बात करेंगे, इसी के बारे में चर्चा करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अगला जो टॉपिक है ये तो समझ में आ गया, उसमें कोई दिक्कत है नहीं आपको। अगले पॉइंट पे जब बात करेंगे, इस सभी डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले आपको एक कांसेप्ट सीखनी है जिसका नाम है रिजिड बॉडी। बहुत अच्छे से सुनना मेरे प्यारे दोस्तों। क्या बोला मैंने? रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी की बात करेंगे। रिजिड बॉडी को आपको समझ में आ गया। मैं रिजिड बॉडी इस कांसेप्ट की बात करूंगा। क्या होता क्या है रिजिड बॉडी, इसी के भी बारे में बात करेंगे। कौन सी भी बॉडी, जिस बॉडी के अंदर के दो पार्टिकल एक दूसरे के रिस्पेक्टिव पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, उसको रिजिड बॉडी कहते हैं।
कंफ्यूज हो गए? कंफ्यूज नहीं होना है, फिर से ध्यान से सुनना क्या करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो है एक स्टोन, एक पत्थर ऐसा मान के चलो, इसमें ये पार्टिकल है, जहाँ पे एक मैंने नाम दिया, ये पार्टिकल है जिसको मैंने बी नाम दिया, ये ए करके पार्टिकल है, बी करके पार्टिकल है। क्या मैंने उस स्टोन को प्रेस कर दिया तो क्या ए और बी एक दूसरे के करीब आ जाएंगे? जवाब नहीं। पत्थर शायद से टूट जाएगा लेकिन वो अपनी पोजीशन नहीं बदलेंगे। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रिजिड बॉडी। क्या हम रिजिड बॉडी है? वैसे तो हाँ भी और नहीं भी, मतलब ये मेरे दो पार्टिकल है, मैं इनकी जगह चेंज कर सकता हूँ। वैसे मतलब मान लिया तो रिजिड भी है, तो लेकिन हम रिजिड बॉडी नहीं है। स्टोन जो है वो रिजिड बॉडी है। तो रिजिड बॉडी जो है उसी का रोटेशन में करना है। फिर से एक बार क्या बोला मैंने? रोटेशन मोशन सीखेंगे, लेकिन किसका सीखेंगे? एक रॉड का सीखेंगे जो मेटल से बना है, मेटल रिजिड बॉडी है। एक रिंग का सीखेंगे, रॉड दूसरा शब्द इस्तेमाल किया रॉड के बाद, रिंग को घुमाएंगे, रिंग का रोटेशनल करेंगे। ये रिंग जो है वो रिजिड बॉडी है। जो भी इस चैप्टर में रोटेशनल मोशन सीखने वाले हैं, इट इज ऑल अबाउट रिलेटेड विद रिजिड बॉडी। और इसीलिए अंडरलाइन करना, चैप्टर में ये बात नहीं मिलेगी। इसीलिए रोटेशनल मोशन को रिजिड बॉडी डायनामिक्स भी कहते हैं। रोटेशनल मोशन को रिजिड बॉडी डायनामिक्स भी कहते हैं। तो नाम चेंज होने से लगता है कि नाम टफ है, कुछ टफ नहीं। अपना रोटेशनल मोशन है, क्या कहा उसको? रिजिड बॉडी डायनामिक्स भी कहते हैं। तो रिजिड बॉडी वाला कॉन्सेप्ट आपको उससे समझ में आ गया होगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात में अगली बात आपको बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। होप्स आपको रिजिड बॉडी इज अ बॉडी in which the position of a particle remains constant and it is called as rigid body। ये छोटी छोटी बातें आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा, ये बात तो समझ में आ गई, वो है F इज इक्वल टू एम ए। अब तो ये वर्ल्ड फेमस हो गया, मतलब सबको पता है F इज इक्वल टू एम ए। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा। ओके, वो सवाल ये है, अगर एक ट्रक है और एक कार है, एक ट्रक है और एक कार है, और दोनों का इंजन खराब है, मतलब उनको ऑन करके चालू नहीं कर सकते, उनको धक्का देना है, तो कुछ लोग आएंगे, उसको ट्रक को धक्का देंगे और कार को भी धक्का देंगे और उसको मूव करना है, उसको शिफ्ट करना है। सवाल मेरा ये है, कार को शिफ्ट करना आसान होगा या ट्रक को शिफ्ट करना आसान होगा? कार को मूव करना आसान होगा, धक्का देके गाड़ी चाबी लगाई तो दोनों चालू हो जाएंगे, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। कार ट्रक है, कार को मूव करना है, ट्रक को मूव करना है। आपका जवाब आ गया है, मुझे पता है। कार को मूव करना सिंपल है, ट्रक को मूव करना डिफिकल्ट है। क्यों? तो आप कहोगे सर ये चीज क्या? मास ज्यादा है, फोर्स ज्यादा लगेगा। मास ज्यादा है, फोर्स ज्यादा लगेगा, यानी मुझे कितना फोर्स अप्लाई करना है यह तय करने का काम लीनियर मोशन में मास करता है। मैं अपना सेंटेंस रिपीट करना चाहूंगा, हाउ मच अमाउंट ऑफ फोर्स आई रिक्वायर टू मूव द ऑब्जेक्ट इज डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट इज डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये मास तय करेगा मुझे कितना फोर्स लगाना है। सही बात है। दूसरी बात, अगर ये तो समझ में आ गया, इसको मतलब बहुत सिंपल से लेंगे हम लोग। अब आई की बात करेंगे, जैसे मैंने बोला, क्योंकि मैं उसी पॉइंट के ऊपर आपको लेके आ रहा हूं। आई को एम आई भी बोलते हैं, एम आई सिंबॉलिकली आई लिखा जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या बोला मैंने? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसी भी चीज को जब ट्रांसलेट करना हो तो ये मास तय करता है फोर्स कितना चाहिए, ये बात तो क्लियर हो गई। किसी भी चीज को ट्रांसलेट करना है, मास तय करेगा कि आपको फोर्स कितना लगेगा। अब दूसरी बात, एक बॉडी है जिसको रोटेट करना है, ये बॉडी है और ये एक्सिस है और बॉडी को घुमाना है, बॉडी को रोटेट करना है।
यहां पे भी मास एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अलोंग द एक्सिस, इस शब्द को ध्यान से देखो। यहां पे आई होता है, क्या होता है? आई। आई का मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इस चीज को मुझे रोटेट करना है। क्या करना है? रोटेट। ये रोटेशन सिंपल होगा या डिफिकल्ट होगा, ये तय करने का काम दो चीजें करती है। जैसे आप एक ही चीज करती है, वो चीज का मास अगर ज्यादा हो तो ज्यादा फोर्स लगेगा, लीनियर मोशन खत्म, रोटेशनल की बात चल रही है। मास एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, जिसको हम हमारी आम भाषा में साइज कहेंगे। मास एंड साइज, क्या बोला मैंने? मास एंड साइज। अगर हेवी ऑब्जेक्ट है, क्या है? हेवी ऑब्जेक्ट है, मास ज्यादा है, तो रोटेशन तो टफ होगा ही, रोटेशन तो डिफिकल्ट होगा ही, सवाल ही पैदा नहीं होता। मास कम है, आसानी से रोटेट कर पाओगे। हेवी ऑब्जेक्ट है, नहीं रोटेट कर पाओगे, आसानी से ज्यादा कष्ट होंगे, ज्यादा फोर्स लगेगा। मास एंड साइज कितना है, ऑब्जेक्ट की साइज कितनी है, उससे भी तय हो जाएगा कि रोटेशन कैसे होगा। तो इसको, इन दोनों को मिला के जो बनता है उसको आई कहते हैं। क्या कहते हैं? आई। आई दैट इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये इसमें दोनों चीजें होती है, मास भी होती है और उसका फैलाव भी होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है एक्सिस के अलोंग। ओके, कैसे मैं आपको बता देता हूं। मान लो यहां पे एक पॉइंट है जिसका मास m1 है। क्या है? m1, और एक्सिस से उसका डिस्टेंस r1 है। मास कितना है? m1, एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? r1। यहां पर मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, मास कितना है? m2, डिस्टेंस कितना है? r2। यहां पर मैंने n नंबर का, हर किसी पार्टिकल के मास अलग अलग है, और डिस्टेंस कितना है? rn। कितना है? डिस्टेंस कितना है? rn। मैं आपको आई समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है m1 r1 स्क्वायर। क्या होता है? m1 r1 स्क्वायर। आपको उस पहले पार्टिकल का मास लेना है और उस पार्टिकल का डिस्टेंस लेना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है एक्सिस से। मास इनटू r1 स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, प्लस m2 r2 स्क्वायर, मास इनटू उसका डिस्टेंस। ऐसे करते 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 डॉट डॉट तक जाएंगे, mn rn स्क्वायर हम लोग लेंगे। ये बात समझ में आ रही है? m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर डॉट 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 प्लस mn rn स्क्वायर। ये बात समझ में आ गया आपको? इसको कहा जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको आप शॉर्टली लिखना चाहोगे तो मैथमेटिक्स में सीखे हो, समेशन का साइन देना है, एम आई आर आई स्क्वायर। एम आई आर आई स्क्वायर, आई की कीमत जो है वो 1 से लेके n तक चली जाएगी। बहुत सिंपल, बहुत आसान है। ये बात समझ में आ गई? आई जो है। अब मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब तक दो चीजों पे मैंने बताया, मास एंड साइज। लेकिन साइज नहीं कहेंगे, फिजिक्स की भाषा में उसको कहा जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अलोंग द एक्सिस। कितना फैलाव है उसका, या कम फैली हुई चीज है। दो बातें तो समझ में आ जाएगी, मास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। तीसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, वो भी तय करती है रोटेशन सिंपल है या आसान, सिंपल है या डिफिकल्ट है, रोटेशन सिंपल या डिफिकल्ट है। वो तीसरी चीज है पोजीशन ऑफ एक्सिस। क्या बताया मैंने? पोजीशन ऑफ एक्सिस। आप किस तरीके से घुमा रहे हो, ये बात अभी जब मैं बोल रहा हूं उतनी क्लियर नहीं होगी। एक एग्जांपल देता हूं, पूरा दिमाग में क्लियर जाएगा। आपके घर में सिलेंडर आता है, गैस का सिलेंडर, जी। अब जब वो डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले डिलीवरी बॉय होते थे, वो अगर कॉर्नर पे आ गए हैं और अपना घर थोड़ा अंदर है, तो वो अपने घर तक सिलेंडर तो शायद से उठा के लाते कि नहीं पता, लेकिन मैंने बचपन में देखा है, आपने भी देखा है, वो रोल करके आते हैं, अपने पैर से उसको ढकेलते हुए आते हैं। वो किस तरीके से रोल करते हैं?
इस तरीके से रोल करते हैं ना, अगर वो सिलेंडर है तो इस तरीके से रोल करते हुए लाते हैं, राइट और रॉन्ग, ऐसे लुढ़का के लाते हैं उस सिलेंडर को। ये उनके लिए आसान होगा या नहीं होगा? हाँ, आसान होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? इस तरीके से घुमाना, या आप भी घर में भी एक जगह से सिलेंडर दूसरी जगह पे लेना है तो आप उठा के नहीं ले जाते, देखो रोल करके ले जाते, उसको थोड़ा टेढ़ा करते और रोल करके ले, क्योंकि क्या होता है आपको कम फोर्स लगता है, उठा के लेके जाओ ज्यादा फोर्स लगेगा जी। अब उस डिलीवरी बॉय को ये करना आसान है, उसको ऐसे लुढ़काना आसान है, ऐसा हॉरिजॉन्टल करके ऐसे गोल घुमाना आसान होता है। अगर मैंने उसको बोला क्या तुझे लुढ़काना ही है, अगर उसको घुमाना, हाँ और एक बात, यहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा, ये ऐसे सेंटर से जाएगा, इमेजिनरी लाइन इस तरीके से सिलेंडर घूमेगा ना, इमेजिन हो रहा है सिलेंडर इस तरीके से घूमेगा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ओके, अब मैंने उस डिलीवरी बॉय को बोला कि तू ऐसा मत कर, तुझे तो रोटेट ही करना है ना, ये क्या कर रहा है, तुझे अगर रोटेट करना है तो एक काम कर, मान ले कि ये मेरा सिलेंडर है, ओके, इसको ऐसे रोटेट कर, ऐसे ऐसे मतलब उसको हॉरिजॉन्टल बना, ऐसे फिर से वर्टिकल बना, ऐसे ऐसे ऐसे। इसमें ज्यादा कष्ट होगा या इसमें ज्यादा कष्ट होगा? इसमें ज्यादा कष्ट होगा, हाँ या ना? इस तरीके से रोटेट करके लाएगा, मतलब वर्टिकल जो इस तरीके से खड़ा है उसको उल्टा करो, फिर से उल्टा करो, फिर से, ये नहीं करेगा वो, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, उसको ज्यादा कष्ट होगा, ज्यादा तकलीफ होगी, ज्यादा फोर्स लगेगा। यानी ये डिफिकल्ट वन है, ये डिफिकल्ट वन है, ये सिंपल वन है, ये डिफिकल्ट है, ये सिंपल है, राइट और ये सिंपल है और ये क्या है, डिफिकल्ट, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन बदल गई, क्या बदल गई, पोजीशन। अब वो कैसे घूम रहा है, हाँ जी, ये भी सिलेंड्रिकल माना जाएगा जी। अब आपने उसको बोला कि आप उसको ऐसा करो, ऐसा ऐसा घुमाओ, तो उसके लिए डिफिकल्ट होगा, राइट और रॉन्ग। यानी एक्सिस इस तरीके से, यानी बीच में से लाइन जा रही है, देखो क्या लाइन कहां से जा रही है, बीच में से, यस और नो। और जब उसको रोल करना है, इस तरीके से रोल करना है, तो ये उसके लिए क्या होगा, आसान होगा, राइट और रॉन्ग। ओके, यानी तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, तीसरी बात मैं आपको बता रहा था, जिसको कहा जाता है पोजीशन ऑफ एक्सिस। क्या बोला मैंने, किस तरीके से घुमा रहे हो वो भी तय करता है, सिंपल होगा या डिफिकल्ट होगा। यानी ये बात तय हो गई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तीन चीजों पे डिपेंड है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी चीजों पे डिपेंड है, तीन, मास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एंड पोजीशन ऑफ एक्सिस। मास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एंड पोजीशन ऑफ एक्सिस, ये तय करता है आपके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ये बात समझ में आ गई, तो अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो कॉन्सेप्ट, अपना होप से ये समझ में आ गया। अगला जो कॉन्सेप्ट है काइनेटिक एनर्जी। क्या निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी। मैं आपको तय दिखा देता हूं, एक मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिजिकल सिग्निफिकेंस करते हैं। मास एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिजिकल सिग्निफिकेंस करते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूं अगले कॉन्सेप्ट में, देख लेना। ओके, mass and moment of inertia having physical significance। अब ये physical significance क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। मुझे सबसे पहले बोलना दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है। इसमें ट्रांसलेशनल मोशन में ए से लेकर बी तक चले गए, v वेलोसिटी से चले गए, तो क्या फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बच्चों 1/2 mv², 1/2 क्या, mv²। अब सवाल पूछा जाएगा, जितना मास बढ़ेगा उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? ऑब्वियसली मास जो है वो तय करता है काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए। सवाल ही पैदा नहीं होता, वेलोसिटी तो करता ही करता है, लेकिन मास जो है वो काइनेटिक एनर्जी को तय करता है। मास जितना ज्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ज्यादा लगानी पड़ेगी, काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा, नहीं तो वो मूव नहीं होगा। ये तो तय हो गया, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड होती है मास के ऊपर। मास ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी, ये तो बात तय हो गई जी। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं, डेरिवेशन है, इस डेरिवेशन का नाम है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। क्या बोला मैंने, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है।
उसके लिए आपको सर्कुलर मोशन का एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला साइड में लिख रहा हो, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर यह फॉर्मूला आपको पता है तो आपके लिए बहुत बहुत आसान हो जाएगा। ये एक रिजिड बॉडी है, 3D में इमेजिन करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे एक पार्टिकल सिचुएटेड, यहाँ पे सेंटर है। ये पहला पार्टिकल है जिसका मास m1 है और जिसकी रेडियस r1 है, या रेडियस कहो या आप उसको क्या कहो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहो। ये दूसरा पार्टिकल है, 3D में इमेजिन करना, इसका m2 है, r2 है। और ये तीसरा पार्टिकल है, 3D में इमेजिन कर रहे हैं हम लोग, ओके। तीसरा पार्टिकल है जिसका डिस्टेंस r3, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल सिचुएटेड होंगे, उनका मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहा हूँ सेंटर से, ओके। अब मैं सिर्फ पहले पार्टिकल के बारे में सोचूंगा। पहले पार्टिकल, अब वो घूम रहा है, इस तरीके से उनका रोटेशनल मोशन परफॉर्म हो रहा है, इस तरीके से, यानी इसकी भी वेलोसिटी ओमेगा है। अब ओमेगा सीखे हम लोग, ओमेगा क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। इसको भी ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा है, ये भी ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा है, और सभी एक ही स्पीड से घूम रहे हैं ना, कम ज्यादा थोड़ी ना होगा, नॉर्मल है, ओमेगा तो कांस्टेंट रहेगा। जी, पहले पार्टिकल की बात करता हूँ। पहले पार्टिकल v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा, क्योंकि फॉर्मूला बताया v इज इक्वल टू r ओमेगा। पहले पार्टिकल की वेलोसिटी v1, उसके लिए उसका रेडियस या डिस्टेंस r1, लेकिन ओमेगा तो कांस्टेंट है, ओके। अब काइनेटिक एनर्जी पहले की निकाली जाएगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 m v1 स्क्वायर m, ओके, 1/2 m1 v1 स्क्वायर, ओके। ये काइनेटिक एनर्जी 1 जो है, यानी काइनेटिक एनर्जी पहले की 1/2, वैसे ही m1 वैसे v1 एंड r1 ओमेगा का स्क्वायर। ये बात तो समझ में आ गया, r1 ओमेगा स्क्वायर। अब ये काइनेटिक एनर्जी 1 बिल्कुल वैसे 1/2 m1 into r1 स्क्वायर ओमेगा, यानी काइनेटिक एनर्जी पहले की आ जाएगी 1/2 m1 या m1 r1 स्क्वायर ओमेगा। मैंने सिर्फ इंटू का साइन निकाल दिया, इसलिए नहीं लिखा मैंने। दूसरे की क्या आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी, सिमिलरली दूसरे की क्या आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी, 1/2 m2 r2 स्क्वायर ओमेगा। सवाल होगा तीसरे की काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, तीसरे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी 1/2 m3 r3 स्क्वायर ओमेगा। ऐसे करते करते लास्ट वाले की काइनेटिक एनर्जी n नंबर के पार्टिकल की 1/2 mn rn स्क्वायर ओमेगा आ जाएगी, बराबर है। अब पहले की आ गई, दूसरे की आ गई, तीसरे की आ गई, डॉट डॉट करके सबकी आ गई। टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, उसको बोला जाएगा रोटेशनल। ध्यान से सुनना, क्या कहा जाएगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। बोलिए ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये आपको पता है 1/2 mv स्क्वायर। रफ कर देता हूँ, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी, सबकी एडिशन करूंगा मैं, which is equal to kinetic energy 1, kinetic energy 2 plus dot 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 kinetic energy n3 भी ले सकते हैं, सब ले सकते हैं। एडिशन करेंगे 1/2 m1 r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस 1/2, ये देख लेना 1/2 m1 r1 स्क्वायर ओमेगा। यहाँ पे लिखा मैंने m1 r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस डॉट 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 डॉट, थर्ड लिखा नहीं मैंने, 1/2 mn rn स्क्वायर ओमेगा, ओके, विच इज इक्वल टू सबसे 1/2 कॉमन निकाल लिया मैंने, यानी ये आ जाएगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट mn rn स्क्वायर। भैया ओमेगा कॉमन निकाला मैंने, ओमेगा क्या निकाला, कॉमन, जी। आप ध्यान से देखना, ये I है, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीखा मैंने, इसका फॉर्मूला m1 r1 स्क्वायर, यानी 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। आई एम सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए सब जगह पे, तो स्क्वायर कर लेना आप, इतना कोई इसका इश्यू नहीं है, ओके।
और क्या कॉमन आ गया, ओमेगा स्क्वायर और 1/2 R4 स्क्वायर को दोनों का आ गया R1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कोएफिशिएंट। ये आपका फॉर्मूला है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। क्या है? I ओमेगा स्क्वायर। अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, ट्रांसलेशनल में क्या फॉर्मूला होता है 1/2 mv स्क्वायर। यानी यहां पे भी 1/2 है, यहां पे भी 1/2 है। यहां पे लीनियर वेलोसिटी है तो यहां पे एंगुलर वेलोसिटी है, चलेगा चलेगा। इनको कहा जाता है फिजिकल सिग्निफिकेंस। यानी जो काम ये करता है वही काम ये करता है, ये भी वेलोसिटी ये भी वेलोसिटी, लेकिन ये लीनियर है तो लीनियर वेलोसिटी है, रोटेशनल है तो एंगुलर वेलोसिटी। यानी जो काम ये करेगा वही काम ये करेगा। मास एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैविंग फिजिकल सिग्निफिकेंस विद ईच अदर। उनके रोल वो अलग अलग है लेकिन रोल सेम है। फिर से एक बार, वो अलग है, मास अलग है और आय अलग है, उनकी रोल सेम है, उनकी भूमिका सेम है। क्या रोल है उनका? व्हाट इज द रोल? मास का रोल है काइनेटिक एनर्जी को अपोज करो। मास का रोल क्या है? मोशन को अपोज करो, रुका उसको, मास बढ़ गया ज्यादा एनर्जी लगेगी। बिल्कुल उसी तरीके से आय बढ़ गया, रोटेशन करना डिफिकल्ट हो जाएगा। आय बढ़ गया यानी मास बढ़ गया या साइज बढ़ गई तो रोटेशन करना डिफिकल्ट हो जाएगा। ये जो है इसे हम लोग रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। आज के लेक्चर के लिए यहाँ पे रुकते हैं। ये लेक्चर 2 बार देखना है। कल का कंसेप्ट मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मैं आपको एनसीईआरटी में लेके जाऊंगा। जो बातें टेक्स्ट बुक में नहीं है वो बताऊंगा कल के लेक्चर में, लेकिन इसको ध्यान से सुनना। होप सो आपको समझ में आ जाएगा। 2 बार देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच।